व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अरनो से। वीडियो का ये आज सेकंड पार्ट रहेगा। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर का नाम था बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास +2 के लिए होगा ये चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर हम लास्ट टाइम बेसिक टर्म से स्टार्ट किया था। प्रोड्यूसर क्या होता है, हाउस होल्ड, उसके बाद गवर्नमेंट और उसके बाद फॉरेन सेक्टर। और उसी के साथ मैंने लास्ट टाइम आपको 2 सेक्टर मॉडल है जो उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। अब 3 सेक्टर मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। 3 सेक्टर मॉडल ये आपकी क्लोज इकोनॉमी का मॉडल है, क्योंकि इसके अंदर हम फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ आपके इसके अंदर प्रोड्यूसर, एक हाउस होल्ड और तीसरा गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेक्टर बनाएंगे आपका हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हाउस होल्ड कौन है, जिनके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो वो ऑनर हैं, मालिक हैं, वो उनके पास सभी आपके लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चारों फैक्टर्स हैं जो वो हाउस होल्ड के पास है। और इस तरफ आएगा हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बारे में हमने बताया था कि प्रोड्यूसर वो होता है जो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करता है टू अर्न दी इनकम। वहाँ पर आपने प्रॉफिट नहीं लिखना क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो एंटरप्रेन्योर गेन करता है, तो इसलिए आप वहाँ पे लिखेंगे टू अर्न दी इनकम, इनकम को अर्न करने के लिए। अब इन 3 सेक्टर्स के अंदर हम फ्लो देखेंगे कि एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले जो हाउस होल्ड है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को अपने फैक्टर्स की सर्विस देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फैक्टर्स की सर्विस, क्योंकि इसके पास 4 फैक्टर हैं और प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए इन 4 फैक्टर्स की ज़रूरत है। तो हाउस होल्ड सबसे पहले प्रोड्यूसर को वो फैक्टर्स है जो वो प्रोवाइड करेगा, और इसके बाद जो प्रोड्यूसर है वो इनको फैक्टर्स की क्या करेगा, पेमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेमेंट ऑफ फैक्टर्स। और यहाँ पे आपके फैक्टर 4 रहेंगे, L, L, K एंड E, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब जो इनको पेमेंट कैसे मिलेगी, जो हमारी लेबर है उसको मिलेगा कंपनसेशन, जो लैंड है उसको मिलेगा रेंट, और जो कैपिटल है उसको मिलेगा इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर है वो गेन करेगा प्रॉफिट। तो ये इस तरीके से इनको पेमेंट करेगा। इसके बाद जो प्रोड्यूसर है उसके पास गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो चुकी हैं और इनकी जेब में पैसा आ चुका है, फैक्टर्स की इनको पेमेंट मिल गई है। अब इसके बाद जो हाउस होल्ड को जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई करेगा गुड्स एंड सर्विस की, क्योंकि उसने गुड्स एंड सर्विस हैं जो वो प्रोड्यूस कर ली हैं विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर्स फ्रॉम हाउस होल्ड। तो इसलिए अब इनको गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई हो जाएगी। तो जैसे ही ये गुड्स एंड सर्विस की हाउस होल्ड को सप्लाई करेगा, तो हाउस होल्ड को इन गुड्स एंड सर्विस की क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि आपको गुड्स एंड सर्विस की जो हाउस होल्ड है वो प्रोड्यूसर को पेमेंट करेगा। तो यहाँ तक तो हमारा 2 सेक्टर मॉडल का जो इंटरसेक्टरल फ्लो है वो कंप्लीट हो गया। अब इनका कनेक्शन गवर्नमेंट से कैसे है। अब जो गवर्नमेंट है उसको अपने खर्चे चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है इनकम कहाँ से जनरेट करेगी। तो इनकम का सोर्स गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा सोर्स होता है कि वो टैक्स वसूल करती है, यानी कि टैक्स गेन करती है। तो सबसे पहले तो जो प्रोड्यूसर है वो गवर्नमेंट को टैक्सेस पेड करेगा, और इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो हाउस होल्ड से भी क्या वसूल करेगी, टैक्स वसूल करेगी। जैसे प्रोड्यूसर के ऊपर कॉरपोरेशन टैक्स लगता है, तो टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट इनसे पैसा लेगी। हाउस होल्ड जब भी कोई गुड्स एंड सर्विस परचेज करेंगे तो उसके ऊपर उनको टैक्स है जो वो पेड करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो गवर्नमेंट है वो प्रोड्यूसर को क्या प्रोवाइड करती है, प्रोड्यूसर को मेनली कंट्री के अंदर चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसको कम्युनिकेशन चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की जो प्रोविज़न है, रोड्स चाहिए जैसे उसको, तो ये सारी चीज़ों की प्रोविज़न उसको कौन करके देगा, गवर्नमेंट। और इसी के साथ जो गवर्नमेंट है प्रोड्यूसर सेक्टर को कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ सब्सिडी है जो वो प्रोवाइड कर देती है, ताकि कंट्री के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है उसको मेंटेन किया जा सके। अब इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करेगी, तो गवर्नमेंट हाउस होल्ड के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर देगी। जैसे कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका सोशल होता है और एक आपका इकोनॉमिक होता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपकी एक हेल्थ आएगी और एक आपकी एजुकेशन आएगी, और हेल्थ और एजुकेशन की ज़रूरत है जो किसको होती है, हाउस होल्ड को होती है।
और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत भी आम पब्लिक को है, रोड्स की भी ज़रूरत है, उनको कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है। तो अब इन सभी चीज़ों के लिए जो हाउस होल्ड है इसके ऊपर डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। और इसके साथ ही जो हाउस होल्ड है उसको गवर्नमेंट की ज़रूरत इसलिए भी होती है क्योंकि इनके लिए गवर्नमेंट है जो वो कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स के अंदर जैसे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा मनरेगा स्कीम चलाई गई है, इसी तरीके से गवर्नमेंट ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए मिड डे मील जो है वो सर्विस प्रोवाइड की गई है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने ओल्ड एज पेंशन स्टार्ट की हुई है, विडो पेंशन स्टार्ट की हुई है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों को स्कूलों के अंदर जो स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से जो हाउस होल्ड है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है और जो गवर्नमेंट है वो हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंड करती है। इसी तरीके से प्रोड्यूसर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और गवर्नमेंट अपने टैक्सेस के लिए हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये था आपका 3 सेक्टर मॉडल कि एक सेक्टर दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड करता है। और एक बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ये दोनों केस के अंदर पेमेंट हुई है ना, तो इसको हम बोलते हैं आपका मनी फ्लो। और जिसके अंदर फैक्ट्री या गुड्स की सप्लाई हुई है इसको हम इकोनॉमिक्स के अंदर बोलते हैं रियल फ्लो। ये आपका रियल फ्लो है और ये दोनों जो फ्लो है इनको हम बोलते हैं मनी फ्लो, क्योंकि इसके अंदर पेमेंट हुई है और पेमेंट हमारी मनी के पार्ट में होगी। तो इसलिए इन दोनों को हम मनी फ्लो बोलेंगे और इन दोनों को आप क्या बोलोगे, रियल फ्लो बोलोगे। तो ये था आपका 3 सेक्टर मॉडल इन दी क्लोज्ड इकोनॉमी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ में आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल के अंदर आपकी इकोनॉमी ओपन हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर हम फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड करेंगे। ओपन इकोनॉमी होती क्या है कि जब भी किसी कंट्री का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ किसी प्रकार का भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो गया तो इसका मतलब वो आपकी इकोनॉमी ओपन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 4 सेक्टर मॉडल को। ये हमने 2 पार्ट बनाए, अब यहाँ पे आपका तीसरा पार्ट आ जाएगा और यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 4 आ जाएगा। हमने 4 सेक्टर है जो सर्कल बना लिए। अब इसके अंदर ये हमारा हाउस होल्ड है, ये हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये आपका गवर्नमेंट सेक्टर है और ये आपका पार्ट है फॉरेन सेक्टर, जिसको हम x माइनस m से डिनोट करते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन तीनों का लिंक हम पहले बना चुके कि इन तीनों का एक दूसरे के साथ क्या लिंक है। अब बात मेन आती है कि जो फॉरेन सेक्टर है उनका इन तीनों के साथ क्या लिंक है। सबसे पहले हम प्रोड्यूसर सेक्टर का कर लेते हैं कि प्रोड्यूसर सेक्टर फॉरेन सेक्टर के साथ कैसे लिंक्ड है। अब जैसे मान लो कि किसी प्रोड्यूसर ने किसी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन की और उसकी जो प्रोडक्शन है वो ओवर होगी, जबकि वहाँ पे कंट्री के अंदर डिमांड क्या थी, कम थी। डिमांड कम थी और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, इट मीन्स उसका जो प्रोडक्ट है वो अनसोल्ड रहेगा, उसके पास स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन उसने ज़्यादा कर ली जबकि कंट्री के अंदर डिमांड कम है, डोमेस्टिक डिमांड कम है। तो वो प्रोड्यूसर क्या करेगा, जो अपना एक्स्ट्रा स्टॉक है उसको फॉरेन कंट्री के अंदर क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकता है। तो यहाँ से आप लिखोगे सप्लाई ऑफ अनडिज़ायर स्टॉक, या उसका जो सरप्लस स्टॉक बच गया, इसको आप क्या लिख सकते हो, सरप्लस स्टॉक, कि जो उसका स्टॉक बच गया तो वो प्रोड्यूसर है जो वो बाहर की कंट्री के अंदर इसको बेच सकता है, या बाहरली कंट्रीज़ में जाके जो प्रोड्यूसर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। अगर उसको लगता है कि भारत के अंदर किसी प्रकार की उसको दिक्कत है टैक्सेस के साथ लेकर, मान लो कि गवर्नमेंट ने भारत के अंदर टैक्स ज़्यादा लगा रखे हैं, तो प्रोड्यूसर बाहर जाके भी अपनी कंपनी है वो उसको एस्टेब्लिश कर सकता है, या अपना वो स्टॉक निकालेगा बाहरली कंट्री में, या फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट है जो उसी फॉरेन सेक्टर के साथ करता है। इसलिए फॉरेन सेक्टर प्रोड्यूसर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फॉरेन सेक्टर प्रोड्यूसर को क्या प्रोवाइड करेगा, तो फॉरेन सेक्टर की इसको ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए। हो सकता है कि वो ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर रहा हो जिसके लिए उसके पास डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर रॉ मटेरियल ना हो, तो वो बाहर से रॉ मटेरियल हायर कर सकता है, ले सकता है। इसके अलावा वो बाहर से टेक्नोलॉजी है जो उसको भी प्राप्त कर सकता है, टेक्नोलॉजी ले सकता है। अगर उसको स्किल्ड लेबर चाहिए तो वो बाहर से प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए जो प्रोड्यूसर है वो फॉरेन सेक्टर के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब इसके बाद बात आती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट क्यों डिपेंड करती है, गवर्नमेंट बाहर क्या कर सकती है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट है जो बाहरले देशों को
जो लोन्स है वो प्रोवाइड कर सकती है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो बाहर की कंपनी से या बाहर के देश से हम क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। उनको लोन दे भी सकते हैं और उनसे लोन दे सकते हैं या ले सकते हैं। इसके बाद जो गवर्नमेंट है उसकी खुद की भी कंपनी होती है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब कि वो कंपनीज या वो फर्म्स जो गवर्नमेंट की अंडर काम करती हैं। तो गवर्नमेंट अपना जो प्रोडक्ट्स है वो ज़रूरी नहीं कि वो डोमेस्टिक सेल के लिए यूज़ करे, तो उसका वो एक्सपोर्ट भी कर सकती है। अपने देश के प्रोडक्ट्स को, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को बाहरले देशों में सेल कर सकती है। अब फॉरेन सेक्टर के साथ इसका क्या लिंक है? अब गवर्नमेंट है जो फॉरेन सेक्टर से क्रेडिट ले सकती है, कर्जा ले सकती है। जैसे कि हम IMF या वर्ल्ड बैंक से भी लोन लेते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट है जो अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो खुद की उसकी फार्म्स हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल ले सकती है। ऐसे ही वो टेक्निक हायर कर सकती है। तो इसलिए फॉरेन सेक्टर की इसको ज़रूरत है। अब इसके बाद आपका रह गया हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर का आपस में क्या लिंक है। तो मैं यहाँ से आपको बनाऊँगा ये इस तरीके से। अब हाउस होल्ड के पास क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो हाउस होल्ड जो इनकी क्या कर सकता है, बाहरली कंट्री में सप्लाई कर सकता है, सप्लाई ऑफ दी फैक्टर्स। अगर उसको लगता है कि भारत के अंदर मेरे फैक्टर्स की मेरे को इतनी कॉस्ट नहीं मिल रही, तो वो अपने फैक्टर्स की सप्लाई है जो वो बाहर भी कर सकता है। अब वो बाहर से के ऊपर डिपेंड क्यों है? वो डिपेंड इसलिए है क्योंकि बाहर की कंट्री से वो अपनी गुड्स एंड सर्विस है वो परचेज़ कर सकता है। अगर उसको लगता है कि भारत के बने हुए प्रोडक्ट्स के अंदर क्वालिटी नहीं है या वो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्टली हैं, तो वो बाहर से गुड्स एंड सर्विस की क्या ले सकता है, सप्लाई ले सकता है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट और जो हाउस होल्ड और जो प्रोड्यूसर है वो फॉरेन सेक्टर के साथ लिंक्ड हैं। तो ये आपका है 4 सेक्टर मॉडल। तो इसको आप इजीली समझ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ये टॉपिक। तो ये आपको फ़्लो आएगा, आपको पूछा जाएगा कि ये इंटरसेक्टरल फ़्लो है जो एक दूसरे से वो कैसे होता है। तो आप इसका डायग्राम बनाकर और उसके बाद उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कर सकते हैं। तो ये वीडियो का आपका आज सेकंड पार्ट है। बहुत जल्द मैं आपके लिए थर्ड पार्ट है जो इस लेसन का लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।